स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह को बीजेपी ने शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विधान परिषद सदस्य और जाट नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह अब स्वतंत्र देव सिंह की जगह लेंगे। माना जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट वोट पर बीजेपी की नजर है। किसान आंदोलन के समय जाटों की नाराजगी सामने आई थी। बावजूद इसके बीजेपी पश्चिम यूपी में कई सीटें जीतने में सफल हुई। एक रिपोर्ट देखें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को भूपेंद्र सिंह को बीजेपी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया। भूपेंद्र सिंह को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बुधवार को नई दिल्ली बुलाया था। इसके बाद से ही उनके इस पद पर आसीन होने की अटकलें तेज हो गई। भूपेंद्र सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही रुहेलखंड क्षेत्र की राजनीति में भी काफी सक्रिय हैं। इन्होंने 1989 में बीजेपी की सदस्यता ली थी और उसके बाद से ही पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर आगे बढ़ते रहे। धीर गंभीर स्वभाव के भूपेंद्र सिंह का विवादों से कोई नाता नहीं है। पार्टी लाइन पर चलने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह को बीजेपी के थिंक टैंक माने जाने वाले अमित शाह का करीबी माना जाता है। भूपेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही उत्तर प्रदेश में न सिर्फ अपने राज्य बल्कि हरियाणा और राजस्थान के चुनावी समीकरणों को भी बखूबी साधा गया है। राजनीतिक गलियारों में नए मनोनयन से स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी अब पिछड़ों और जाटों की राजनीति से न सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव साध रही है, बल्कि आने वाले दिनों में कई राज्यों के चुनावी समीकरण भी उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया से साधे जाने वाले हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में आप कह रहे हैं कमजोर। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे किसी पार्टी का खाता नहीं खुलने दिया पश्चिम क्षेत्र में। और भारतीय जनता पार्टी विभिन्न, हम कभी भी जाति समाज या धर्म के आधार पर बांट के नहीं देखते। हम सबका साथ सबका समाज की सबको लेकर चलने वाले लोग हैं। और भूपेंद्र चौधरी जी का जो अनुभव रहा है वो पार्टी का वृहद रूप से पूरे क्षेत्र में काम करने का रहा है। निश्चित रूप से वो पार्टी के पश्चिम क्षेत्र से आते हैं। पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। उनके अनुभवों का लाभ हमको पूरे प्रदेश में मिलेगा। सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में उसी क्षेत्र के लोगों पर अत्याचार हुआ। 3 काले कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा किसानों ने जो हिस्सा लिया और शहीद हुए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे। आज भी गन्ना किसानों का 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। लगातार किसान पीड़ित है। तो ये जो सारे विषय हैं, हम उम्मीद करते हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष इस पर जनता के और किसान के और नौजवानों के मुद्दों को लेकर सरकार से लड़ने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 प्रमुख पद अपनी पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश से दिए गए हैं। यह सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल से डरी हुई है। जिस तरीके से जन समर्थन राष्ट्रीय लोकदल को निरंतर मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि राष्ट्रीय लोकदल जनता के बीच में रह के जन समस्याओं को उठा रहा है, उजागर कर रहा है और युवाओं की समस्या को लेकर राष्ट्रीय लोकदल मुखर है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को लेके पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर खासा डरी हुई है। इसी कारण से उन्होंने अपने प्रमुख 2 पदों को पश्चिम उत्तर प्रदेश से देना उचित समझा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम में बड़े जाट नेता न सिर्फ उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ बन पाएगा, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्र पिछड़ी जाति के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से राजनीतिक समीकरण साधे जाएंगे। भूपेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने का एक बड़ा मतलब ये भी है कि जाटों के बड़े आंदोलन के असर को बहुत हद तक निष्क्रिय किया जाए। अगर बीते कुछ समय के लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के चुनावी अभियान पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि सभी चुनावी रैलियां, दौरे और चुनावी अभियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरू किए गए, क्योंकि बीते कुछ समय से जाटों का आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आगे बढ़ रहा था। ऐसे में जाट नेता, खास तौर से जमीनी जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला बीजेपी के निश्चित तौर पर हित में माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद पर एक बड़े जाट कद्दावर नेता को अपना प्रत्याशी बनाया था, उसी से अंदाजा लगाया जाने लगा था कि बीजेपी आने वाले दिनों में जाट लैंड से निशाने लगाकर
चुनावी राज्यों को साधने की तैयारी करेगी। नए प्रदेश अध्यक्ष से ये संदेश और स्पष्ट हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल और मध्य प्रदेश का बड़ा राजनीतिक दखल माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार में इस वक्त इन इलाकों का अच्छा खासा और मजबूत प्रतिनिधित्व है। पूर्वांचल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, जबकि पूर्वांचल से ही बड़े पिछड़े नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी आते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आने वाले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विधायक और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पहचान रखने वाले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी उत्तर प्रदेश सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब ऐसे में पार्टी ने भूपेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। दरअसल यूपी की राजनीति में जातिगत समीकरणों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका चुनावों में होती है। अब ऐसे में योगी सरकार में मंत्रियों से लेकर संगठन में बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की सूची पर नजर डालने पर सामने आता है कि जातिगत समीकरणों के लिहाज से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मजबूत ताना बाना बुन रखा है। पार्टी ने लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी नई राजनीतिक फसल को आगे बढ़ाने का काम किया है। खास तौर से जो कभी बीएसपी, सपा, कांग्रेस और आरएलडी की जमीन हुआ करती थी, वहां पर भी बीजेपी ने जमीनी स्तर पर अपने नेता तैयार किए हैं, क्योंकि बीते दौर में जाटों का बड़ा आंदोलन भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुआ था। अब ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बहुत हद तक माहौल अपने पक्ष में करने का बड़ा प्रयास बीजेपी ने किया है। नए प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से बीजेपी ने न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड, पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े पिछड़े समुदाय को भी इस माध्यम से जुड़ा है। पार्टी में नए संगठन मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब ऐसे में आने वाले दिनों में होने वाले चुनावों के दौरान ये राजनीतिक जोड़ी भी संगठन को एक बड़ी मदद दिलाने की दिशा में काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो भूपेंद्र चौधरी होंगे उत्तर प्रदेश के अगले प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर कि भूपेंद्र चौधरी के कंधे पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है और अभी तक उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और सवाल इस बात को लेकर भी होगा कि क्या वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने में 2024 में कामयाब होंगे। तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ यतेंद्र कसाना जी हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के, बहुत स्वागत है आपका। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं सपा के, बहुत स्वागत है सर। और रमेश मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि नेता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका भी। रमेश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सर, ये जो भूपेंद्र चौधरी 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी में सेनापति होंगे, कितने इनसे उम्मीदें हैं और क्या वजह रही कि इनके कंधों पर जिम्मेदारी सोचने की यहाँ पर कोशिश की गई, या फिर ये कहा जा सकता है कि इनके कंधों पर जिम्मेदारी डाली जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और आप सभी लोग जानते हैं, जैसा आपने अपने चैनल में दिखाया, भूपेंद्र चौधरी जी एक निचले पायदान से उठे हुए एकदम नीचे के कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे निचला पायदान होता है, यानी आप सोचिए कि जिला के जो कोषाध्यक्ष से लेके महामंत्री से लेके जिलाध्यक्ष से लेके क्षेत्रीय अध्यक्ष के बाद आज उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। ऐसे कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हुए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने सींचा है, जिन्होंने आगे बढ़ाया है, ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में सम्मान होता है। जाति, धर्म, क्षेत्र, इन सबसे हट करके भारतीय जनता पार्टी सोचती है। और मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा समझना चाह रहे थे रमेश जी, क्योंकि चुनाव तो वो जीते नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज भी वो एमएलसी हैं, और अगर उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है तो इसके पीछे की क्या वजह है, ये मैं थोड़ा सा समझना चाह रही थी। या तो फिर जो नेता हैं बड़े मार्जिन से चुनाव जीता हो, तब उन्हें उनके कंधों पे जिम्मेदारी सौंपी गई हो। सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि ये कहा जा रहा है वो जाट लैंड से आते हैं, जाट समुदाय से आते हैं, इसीलिए एक उपराष्ट्रपति आपने जाट बना दिया, अब प्रदेश अध्यक्ष आप उत्तर प्रदेश में जाट बना रहे हैं। ये एक मुख्य वजह है कि जाटों को साधने की कोशिश आप कर रहे हैं, खासतौर पे पश्चिम यूपी साधने की कोशिश की जा रही, ऐसा है क्या? नेहा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, भूपेंद्र चौधरी बहुत बड़ा नाम है, उनके अंदर काबिलियत थी
और उनके अंदर ऐसी काबिलियत है कि जब जरूरत संगठन को थी तो उनको संगठन में रखा गया, और जब उनको जरूरत, सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार बनी 2017 में, कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी महाराज जी के नेतृत्व में उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, एमएलसी बना करके उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। कहीं न कहीं उनकी योग्यता को देख करके जब 2022 में पुनः हमारी सरकार बनी तो पुनः उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। तो आप इससे समझ सकती हैं कि भूपेंद्र चौधरी का कितना बड़ा कद है, और एक समुदाय के नेता नहीं है, या वो सिर्फ आप उनको वेस्टर्न यूपी का नेता ना कहिए, बल्कि उत्तर प्रदेश के नेता है और पूरे उत्तर प्रदेश के नेता है। उनको आप ऐसा न कहिए एक क्षेत्र में ना बांधिए, एक जाति में ना बांधिए, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत मूल कार्यकर्ता है वो, और इसलिए उनको जब संगठन कार्यकर्ता को बड़ा नेता बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, और यही वजह है जिस बात का जिक्र अभी रमेश जी कर रहे हैं कि अब भूपेंद्र चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में होंगे। कपीश जी, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है गठबंधन की? नहीं, तो पहली तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को काफी मशक्कत के बाद उनका प्रदेश अध्यक्ष प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। और ये इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये जिसको भी चुने। जितने लोग इस दौड़ में दौड़ रहे थे, इसका मतलब ये है कि वो अयोग्य नहीं होते, इसलिए जो तर्क रमेश मिश्रा जी दे रहे हैं वो चुने जाने के बाद उसके अलावा कुछ और क्या दिया जाए। लेकिन इसकी हकीकत दूसरी, इसकी हकीकत ये है कि अमित शाह जी, आदरणीय मोदी जी, इन लोगों ने अपनी गलती जो इन्होंने किसानों के ऊपर की, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत पंजाब का किसान और अन्य राजस्थान का किसान इनसे नाराज है, और आज भी इनके विरुद्ध वो आंदोलन की बागडोर संभाला हुआ है। तो उस चीज को देखते हुए, उसको मद्देनजर देखते हुए, जाट लैंड को मैनेज करने के लिए काफी इनको मुशक्कत हुई थी। आप 2022 के इलेक्शन के अंदर देखें, इनके नेताओं को घुसने नहीं दे रहे थे, वहाँ के किसान, वहाँ के जाट नेता इनके अगेंस्ट थे। और इन सारी चीजों को फिर भी आप पश्चिम यूपी भारतीय जनता पार्टी ने फतेह किया, इससे इनकार किया जा सकता है कपीश जी? जी, पश्चिम यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी सीटें निकाली, इससे इनकार किया जा सकता है क्या? ये तो आंकड़े बता रहे हैं। जो हकीकत है, क्या उससे आप इनकार कर सकती हैं क्या? देखिए, पार्टी की सीट निकलना एक अलग बात है, मैं क्यों कह रहा हूँ, नाराजगी है तो सीट नहीं निकलनी चाहिए ना सर? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो 5 राउंड इन्होंने वहां पे बेईमानी की है प्रशासन को मिला करके, जो बनारस के अंदर पकड़ी गई, ये तो ईवीएम बदल दे रहे। बनारस के अंदर आखिर हम लोगों ने 3 ट्रक ईवीएम पकड़ी कि नहीं पकड़ी? हकीकत ये बताइए ना, इनसे कौन किसान खुश है? 800 किसान की शहादत रोड पर बैठा करके माननीय मोदी जी ने दी थी, कील काठी लगा के, पानी की बौछार और डंडे चला करके। आपको याद होगा, जाड़े गर्मी बरसात जो है, किसान जाटलैंड का बैठा रहा, और उसके तहत जो अन्याय हुआ, क्या आप सोचती है उसने वोट दिया इनको? ये गलत बात। इन्होंने प्रशासनिक धूर्तपना की वजह से वो सारी चीजें की हैं, और उसको हम लोग समझ नहीं सके। अंत में जब समझे तो काफी देर हो चुकी थी। आखिर बनारस में 3 ट्रक ईवीएम उसी की मिसाल है। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, इन्होंने अपने डैमेज कंट्रोल के लिए उनको बनाने की कोशिश की है। क्या ये 800 किसानों की शहादत भुलवा देंगे भूपेंद्र चौधरी जी? क्या ये जो अजय मिश्रा टेनी जी ने 4 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दी अपने पुत्र से, क्या वो किसान भूल जाएंगे? क्या ये किसान भूल जाएंगे कि जो जाड़ा गर्मी बरसात उन्होंने झेला है, अपने खेत खलिहान में नहीं गए, अपने घाटा किया उन्होंने खेती के अंदर, और आज भी उनके ऊपर वो तलवार लटकी हुई है? कहाँ है उनकी एमएसपी पे गारंटी? ये तो फिर यही बात कहा जा सकता है ना कपीश श्रीवास्तव जी, कि अंगूर हाथ नहीं आए तो अब आप खट्टे बताने लगे उसे। अब तो इसी बात को कहा जा सकता है। अब आप ये कह रहे हैं कि देखिए, उन किसानों ने तो वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी पश्चिम यूपी जीत गए। उन किसानों ने तो वोट नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी इनके पास वोट आए। उन किसानों ने तो इनको वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी खुला कह रहा हूँ आपसे कि भाई देखिए, हमें समझने में भूल हुई कि जो ईवीएम में गड़बड़ी ये कर रहे थे, बदल रहे थे, ये तो ईवीएम ही बदल रहे थे। तो सर, उसके लिए तो फिर आपको आगे कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। आप आगे जाते, न्यायालय का रुख करिए। यतेंद्र जी, ये कितना दंड दे सकते हैं? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी को ये जिम्मेदारी दी जा रही है, कितना दंड दे सकते हैं आप लोगों को? आप लोगों का तो खास तौर पे वोट बैंक पश्चिम यूपी है। पहले तो मैं भूपेंद्र चौधरी जी को बधाई दे दूं कि उन्होंने कई सारे महारथियों को पस्त करके, महेश शर्मा जी का बयान कल हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं अध्यक्ष बनने वाला था, इसलिए मेरे साथ साजिश हुई, और वो जो प्रकरण एक चल रहा है नोएडा में त्यागी समाज को लेकर,
तो उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष बनने वाला था, मुझे पीछे करने के लिए लोगों ने इस तरह की साजिश मेरी पार्टी के लोगों ने रची। तो मैं भूपेंद्र चौधरी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कई सारे महारथियों को पस्त कर यहाँ तक पहुंचे और अध्यक्ष पद प्राप्त किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। लेकिन साथ ही ये कहना कि कितना उनके लिए कारागर होगा, पार्टी के लिए कितने फायदेमंद होगा, ये तो वो जाने और उनकी पार्टी जाने। आपको कितना लेकिन देखिए, हमारी पार्टी को या हम लोगों को उनसे क्या मतलब, क्या डेंट वो कैसे दे सकते हैं? वो एक छोटे नेता, बेचारे एक संभाग के नेता थे और वो मुरादाबाद मंडल से राजनीति करते हैं। उस मुरादाबाद मंडल में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मैं जो बता रहा हूं, मुझे बोलने थे, पहले मैं कंप्लीट कर लूं। भारतीय जनता पार्टी उसी इलाके में सबसे ज्यादा वोट पश्चिम उत्तर प्रदेश में लेकर आई है जहां से भूपेंद्र चौधरी आते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यदि वो इतने बड़े नेता होते तो जाहिर तौर पर जिता के लाते या खुद जीत कर आते। अभी आपने खुद ने कहा है कि वो खुद एमएलसी बने, ना कि वो किसी चुनाव को जीत कर आए हुए। बात रही जहां तक पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि वो लोगों को इस्तेमाल करती है, जातियों को लड़ाती है, जातियों को आगे करती है और उसके बाद वोट बटोर कर उनको धक्का दे देती है। इसमें कोई पहली बात नहीं है। दोबारा प्रयोग किया उन्होंने। इससे पहले उन्होंने सतपाल मलिक जी को गवर्नर बनाया था। सतपाल मलिक जी आज रोज टीवी चैनल पर बैठकर कहते हैं कि मेरे दो प्रधानमंत्री जी ने मुझे धोखा दिया, प्रधानमंत्री ने अपने दोस्तों का पैसा माफ कर दिया। वो भी तो इसी समुदाय से आते हैं, उनकी बात भी तो सुन रमेश जी, क्या वाकई एक नया प्रयोग है क्या जिस बात का जिक्र अभी यतेंद्र जी कर रहे हैं? कह रहे हैं एक और नया प्रयोग कर लिया, फायदा कुछ नहीं होने वाला इनका। अब इनको तो फायदा तो 2022 में इनको देखना चाहिए था। 2022 में फिर से हमारी सरकार बनी और किस वेस्टर्न यूपी में कह रहे थे कि भाजपा पूरी तरीके से साफ है और वहां पर भी हम लोगों ने जो है लगभग 85 सीटें हम लोग वहां भी पाए। और रही बात ये है नहीं तो आपने कपिल जी को सुना ना, वो कह रहे हैं गड़बड़ झाला करवा के आपने सीटें पाली और अब आप कह रहे हैं कि हम तो जी ऐसा लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब हो गए। जहां इनकी जीत हो जाएगी वहां ये बताएंगे कि ईवीएम ठीक है, जहां इनकी हार हो जाएगी वहां पहले से गई है तो वहां सारा ठिकारा ईवीएम के ऊपर फूटना है। तो इनकी तो आदत पड़ गई है ईवीएम के ऊपर आरोप लगाना। तो रही बात ये है कि इनको जनता ने जवाब दे दिया है। उत्तर प्रदेश की 17 में भी दिया, 22 में भी दिया, 19 में भी दिया, फिर आने वाले 24 में भी जनता इनको भरपूर जवाब देगी और आप देखेंगे कि कैसे इनको जवाब मिलता है। ठीक है कपिल जी, अभी आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि देखिए भले ही चुनाव ना जिताओ लेकिन चुनाव जिताने का मादा रखते हैं भूपेंद्र चौधरी। और ये तो वही बात होगी जिस बात का जिक्र मैं अभी कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि आप लोग सीधे सीधे ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं और ये तो रटी रटाई बातें हैं सर। ये कह दिया जाता है कि देखिए ईवीएम की उसके अंदर गड़बड़ी थी जिस वजह से हम चुनाव हार गए। नेहा जी देखिए, जब बॉर्डर पे लड़ाई होती है तो उसमें सेना को लीड करता है भारत का कमांडर, लेकिन इनके यहाँ कमांडर लीड नहीं करता, वो पीछे चलता है। हकीकत यही है। और भूपेंद्र चौधरी जी को बनाया गया, हमने तुमको बधाई दे दी, बहुत अच्छी बात है भाई। जो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किसान बिल ला करके गलतियां की, 800 किसानों की शहादत का जरिया बने, 4 किसानों को उनके एक मंत्री के पुत्र ने शहादत दिला दी और आज भी उनसे किया गया वादा वो पूरा नहीं है। तो शायद अब हो सकता है कि इनके आने के वजह से कुछ आसानी हमारे किसानों को हो जाए। अगर किसानों को आसानी हो जाती है तो क्या बात है, सहूलियत की राजनीति तो सबको स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं। आप किसानों की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है हमसे बड़ा कोई किसानों का हितैषी है नहीं। आप कहते हैं किसानों की बात करते हैं और उनकी मौतों का जिक्र करते हैं। और रही कमांडर की बात जो पीछे चलने वाली है, ये लोग तो ये कहते हैं कि कमांडर आपकी पार्टी में सबसे पीछे चलता है। अगर रामपुर और आजमगढ़ की बात करें वहां पर बाकी नेता तो प्रचार करने के लिए जाते हैं लेकिन अखिलेश यादव दिखते नहीं है। तो ये कमांडर कौन पीछे चलता है, कहाँ पीछे चलता है सर, ये भी थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात बताए, हमारे यहाँ उपचुनाव में ये कोई ऐसा युद्ध नहीं है। जो मुख्य युद्ध होता है वहां पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं और ये हमारे पार्टी का अंदरूनी चीज है। हमको मालूम है कि कब कहाँ कैसे लीड करना है। भारतीय सेना भी ऐसा ही कहती है। स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक करने के लिए थल सेना का अध्यक्ष नहीं जाता। लेकिन वहाँ तो हार गए सर, चुनाव हार गए, दोनों सीटें आप गवा दिया आपने। नहीं, मैंने दूसरी चीज कही। इनके प्रदेश अध्यक्ष तो अब मुख्य उसके लिए आए हुए हैं ना, संसदीय इलेक्शन के लिए, विधानसभा इलेक्शन इन्होंने लड़ी। देखिए, इतनी अच्छी इनकी वो थी कि तब भी तो ये 80 सीट कम हो गया ना उत्तर प्रदेश में। 13% समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन का वोट शेयर बढ़ गया।
और हमने जो है 111 सीट अपनी और 125 कुल मिला करके सबकी कर ली, और 210 सीटें ऐसी थी जो नेक टू नेक थी, यानी कि 200 वोट से लेके मात्र 1000 वोटों से हम लोगों ने आए। मैं नेहा जी, जो चीज पब्लिक डोमेन में है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या आप अपनी पत्रकारिता में रहते हुए इस बात से इनकार कर देंगे कि 3 ट्रक ईवीएम नहीं पकड़ी गई थी? राजभर साहब के पुत्र और राजभर साहब वो सारे घेर के रखे, वो ईवीएम का क्या हुआ? वो कहाँ जा रही थी? काउंटिंग के एक दिन पहले मुझे आप बता दीजिए। नहीं, वो तो कहा जा रहा था ना डमी ईवीएम है, वो तो ये भी कहा जा रहा था डमी ईवीएम है, सारी चीजें पड़ी हुई थी। तो ये बताइए वहां पे होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ होगा, ये तो कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए, ठीक है, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में एक सवाल मेरा, ठीक है, और आज तक भारतीय जनता पार्टी उसको बरामद नहीं करा पाई हमारी सरकार। 20 लाख ईवीएम मिसिंग है, कह दीजिए वो नहीं है। ठीक है कसाना साहब, क्या क्योंकि अब देखिए विधानसभा चुनाव में तो कुछ कमियां रह गई थी गठबंधन में, इस गठबंधन को और मजबूत करने की जरूरत है कि इन लोकसभा चुनावों के मद्देनजर? देखिए, गठबंधन न पहले कमजोर था ना आगे कमजोर है। गठबंधन मजबूत था, लोगों के बीच में हमारे नेता जाते हैं, कोई भी नहीं बोल रहा था अग्निवीर को लेकर। हमारे नेता जयंत चौधरी जी कई सभाएं की, जनता से मिले, युवाओं से मिले, उनका नजरिया जाना और अपना बताया। तो जो नेता को करना चाहिए वो कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दूसरा मेरा पहले जवाब में रह गया था ये कि भारतीय जनता पार्टी का मैं कह रहा था ये लोगों का इस्तेमाल करती है। जैसे कि अब बार बार हो रहा जाट नेता, जाटलैंड। अभी एक बड़ी सभा नोएडा में हुई और सारे अखबार और टेलीविजन पे हमने देखा कि त्यागी समाज के लोग नाराज थे। तो क्या कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी त्यागी समाज से उपाध्यक्ष बनाएगी? क्योंकि ये देखने में आता है कि ये लोग जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर हमेशा राजनीति कर रहे हैं। मुद्दों की राजनीति कभी करी नहीं, ना ही आगे करेंगे, ना इनसे उम्मीद की जा सकती है। तो ये इस तरह की बातें करके बरगला के लोगों को बहकाने की कोशिश करते आए हैं, करते रहेंगे। लेकिन जनता महान है। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, एक दोहा है पुराना कि मेरे मन कछु और है और दाता के कछु और दाता यहाँ वोटर है। ठीक है, इनको मैंडेट दिया, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन होगा वही जो दाता यानी कि वोटर देगा। आगे पता चलेगा कि किसके पक्ष में रहेगा, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं। जाति की राजनीति से कौन अछूता है सर? लेकिन आप बताइए, नहीं ऐसा नहीं है। हमने बताइए, हमने कब जाति की बात की? हमने कब कहा? मेरे नेता ने कब कहा कि मैं जाटों का नेता हूँ? ये बार बार कहते हैं कि जाटों का नेता, जाटों से बना दिया, जाटों पिछड़ों से बना दिया, हमने दलित से बना दिया, हमने देश का राष्ट्रपति दलित बना दिया। यही लोग कहते हैं, इन्हीं के नेताओं के बयान हम लोगों ने पढ़े, देखे, सुने। तो हम लोग तो इस तरह की बात करते नहीं। हमारे नेता तो बाहर से पढ़ के आए, लंदन से पढ़ के भी किसान की बात कर रहा है। और ये लोग जो है, जो कभी स्कूल, मुझे लगता नहीं, जो कहते हैं कि हम कभी स्कूल नहीं गए, वो आजकल मन की बात देश के टीवी पर करते हैं और ज्ञान देते हैं बच्चों को जिन्होंने कभी 12वीं पास नहीं की, वो लोग भी यहाँ पर ज्ञान देते हैं। तो ये बड़े अजीबोगरीब इस तरह की राजनीति देश में चल रही है। और किसान बहुत समझदार है, जाट बहुत समझदार है, गुर्जर बहुत समझदार है, जो भी त्यागी बहुत, मतलब कहने का मतलब है देश का जो वोटर है वो बेहद समझदार है। वो इन सब बातों में है और बहुत सोच समझ के ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है और करना भी चाहिए। बिल्कुल करना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।